सूरज कुंड को बने 1000 बरस बीत गए। जब वह बना उस वक्त भी बीत चुका था बहुत कुछ, और दूर हो गए थे मौर्य काल के पहले से चली आ रही बसाहटों के अवशेष। यह अरावली के उत्तर की हवा थी जिसे तोमर वंश ने अपने गुणगान के लिए रोक रखा था। यह पगड़ियों का जमाना था। जिनके पास पगड़ियां थीं उनके पास रास्ते थे। रास्तों पर तिलक, चंदन, पूजा और मंदिर की शोभा थी। लगान और लगाम से कसी हुई भीड़ थी जो सूरज कुंड के पास बने सूर्य मंदिर में बहुत कुछ मांगा करती थी। वही सूर्य मंदिर जो अब नहीं है। धूल और मिट्टी, पत्थर और द्रव्य, कुछ बहे कुछ रहे। जो उड़े उनके पास टोलियां थीं, जो पिसे उनके पास घोंसले थे। लाल कोट का पत्थर लाल था। लाल कोट का पत्थर लाल था, पर चौहानों के आगे पीला पड़ गया। लड़ना व्यावहारिक था, इसलिए धर्म भी था। लाल और पीले टीके चलते रहे। पृथ्वीराज के किला राय पिथौरा में भी जीतना शुभ था और शुभ ईश्वर था। समुद्र नहीं था, जानने की ख्वाहिश भी नहीं थी। ख्वाहिशें पगड़ियों के रंगों में सिमटी थी, और उनसे बाहर जो कुछ भी था वह तुच्छ था, वह कर्मों का फल था। वैसे बच्चे उस वक्त भी कहानियां सुनकर सोते रहे होंगे। कुछ बेचारे यूं ही सो जाया करते थे। उनका बचपन सच था, कहानी नहीं। सुनने का शौक बड़ों को अधिक था, खास तौर पर अपनी कहानियां, जिनका झूठ भी सत्य था और सत्य हमेशा वीर था। जिनका झूठ भी सत्य था और सत्य हमेशा वीर था। मैं इसको रेखांकित करती हूँ। ये पंकज राग मेरे मौसेरे भाई की कविता है। मैं सीधे कहूँ मेरे भाई की और इसको मैं एक रॉ में पढ़ना चाहती थी, एक धारा में, लेकिन मैं रुक कर एक टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने लाज़्लो नेमेथ, हंगेरियन नाटककार का नाटक का एक हिस्सा भी पढ़ा है। वो एक समीक्षात्मक पाठ है जिसका अनुवाद प्रोफेसर मागिद कोवैश और चर्चित गुजराती कवि गिरिधर राठी जी ने किया है। और उसमें यही सब बातें हो रही हैं कि सत्य कैसे बनाया जाता है। इसीलिए जो एक हंगेरियन विद्वान उस दिन आए थे, जिस दिन इसके विमोचन में मैं गई थी और उनका मैंने साक्षात्कार लिया था, जब मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। उन्होंने ये कहा कि हम एक पोस्ट ट्रूथ के समय में हैं। यहाँ तक मैं सहमत हूँ। हम उत्तर सत्य के समय में हैं दोस्तों, लेकिन आगे जो बात उन्होंने कही, इस पर उनसे आगे अच्छे एक वीडियो साक्षात्कार की गुजारिश रहेगी कि तो इसलिए गांधी कैसे रेलिवेंट है। गांधी इसलिए नहीं इरेलीवेंट हो जाते क्योंकि यह समय उत्तर सत्य का है। गांधी अन्य कारणों से विवादास्पद हो सकते हैं, रेलिवेंट तो वो हमेशा रहेंगे। बहरहाल ये बातें करने की बातें हैं। आमने सामने बैठकर मैंने उनको सविनय याद किया अपने भाई की कविता पढ़ते हुए, और ये बिल्कुल सही बात है कि सच के नाम पर कितनी लड़ाई लड़ रही है। मतलब सच ये है, मतलब कितने निर्दोष लोगों को जेलें हुई और निर्दोष मारे जा रहे हैं और हत्यारे बरी हो रहे हैं, फूल मालाएं पहनकर नाच रहे हैं। और क्या सच है, पर इसकी तहकीकात में दूसरों की जानें ली जा रही हैं। ऐसी कहानियां सुनाने वाले हर सदी में रहते और पनपते हैं। अरावली की हवा वाली उस दिल्ली में भी फूले फले चारण और भाट, पृथ्वीराज की तलवार और ढाल, संयोगिता का रूप बेमिसाल, मोहम्मद घोरी का आतंक या चंदर बरदाई की प्रशस्ति, इन सब का आप जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सभी मतलब अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि घोरी के गुलाम सुल्तान बने पर उनके भी गुलाम थे। कवातुल इस्लाम मस्जिद बनी पर उसके खंबे मंदिरों के थे। कुतुब मीनार ने सर उठाया पर चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ भी खड़ा रहा। क्या बात है। अभी मैंने एक कविता लिखी थी जिस दिन रामलला के मंदिर में पूजा हुई, कि क्या ये उसकी बगल में नहीं बन सकता था, है ना, वही बात है।
वे तुर्की के मुसलमान ही थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, या फिर गैर तुर्की गुलाम से प्यार करने वाली और तुर्की चहलगानी से लड़ने वाली रज़िया हो। पर हिंदू, पर दिल्ली न हिंदू थी न मुसलमान। बहुसी राजसी खेल के नए पैतरे देखने वाली दिल्ली थी, जो इजलास में हंसी मजाक की पाबंदी पर हैरान भी होती थी और फिर खुदा की परछाई बने बलबन पर पीछे पीछे हंस भी लेती थी, जो नस्ली अभिजाती के बड़बोलेपन से खौफ ज़दा भी थी और तुर्की अमीरजादों को सजदा और पैबोस में झुका देख अपना डर थोड़ा कम भी कर लेती थी, जो मेवाती लुटेरों के डर से मुक्ति पाकर राहत की सांस भी भरती थी और हलाकू के पोते के साथ आए हजारों मंगोलों के शहर में बसने से आक्रांत भी हो जाती थी। पगड़ियाँ बदलने लगी थीं, बांधने के तरीके भी। आदमी किसी और आदमी को देख रहा था, आदमी किसी और आदमी को देख रहा था, आदमी किसी और आदमी से लड़ रहा था और आदमी किसी और आदमी से मिल भी रहा था। आदमी और कुछ और आदमी मिलकर बना रहे थे मिले जुले आदमी। यह भी एक जिंदगी थी जो तमाम राजसी खेलों के समानांतर बड़ी तेजी से चल रही थी और दिल्ली जी रही थी। तो ये है कविता, एक लंबी, बहुत लंबी, दिल्ली पर पंकज राग मेरे भाई की। दिल्ली शहर दर शहर अनेक खंडों में, मुझे लगता है कि कई पन्ने की यह कविता है और मैं इसे धीरे धीरे आपको सुनाती रहूँगी। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या कविता है। मेरे भाई पंकज राग का विषय इतिहास है और वह प्रेम इस कविता में मुखर है। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।